हेलो गाइस, मैं आप लोगों के साथ जैसे कि हम आजकल देख ही पा रहे हैं, हर एक यंगेस्ट फॉरेन जाने का सपना लिए बैठे हैं। और आज इसी तरह से एक यस सर मेरे साथ जुड़े हैं जो कि 7 सालों से कनाडा का एक्सपीरियंस लेकर एक बार फिर से अपने इंडिया वापस पहुंचे हैं। हम ये जानकारी आज सर से चाहते हैं कि किस तरह से ये फॉरेन जाने का सपना उन्हें देखने लगे और कहाँ से ये सपना साकार हुआ और कहाँ अब 7 सालों का जो कनाडा का एक्सपीरियंस रहा किस तरह का रहा। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हर एक दूसरे यंगेस्ट में हमें फॉरेन के जो सपने हैं हर एक आंखों में अब नज़र आने लगे हैं धीरे धीरे। तो इसी तरह की बातचीत कुछ हम करना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कनाडा में जो कि सब लोग फॉरेन की तरफ भाग रहे हैं। हेलो यशर। हेलो रिया मैम, सबसे पहले तो मैं आपके सभी व्यूअरों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कनाडा के बारे में। थैंक यू सो मच सर। तो मैम मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो तो काफ़ी पहले हुई थी, क्योंकि मैंने 2013 में कनाडा की जर्नी स्टार्ट की थी, पर मेरा वीज़ा आते आते 2017 आ गया था। तो 13 से 17 जो 4 साल का स्ट्रगल है वो मैंने इंडिया में ही स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं इंडिया से डायरेक्ट पीआर ही गया था कनाडा। तो यहाँ भी बहुत स्ट्रगल था। तो कनाडा जाने की सोचा मैंने इसीलिए क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड कनाडा रहते थे टोरंटो में, तो उनसे मेरी बात होती रहती थी। तो फिर मैंने सोचा अभी क्यों ना स्ट्रगल यहाँ ज़्यादा है तो स्ट्रगल ही करना है, तो क्यों ना कनाडा जाके 1-2 साल स्ट्रगल किया जाए। तो मैंने मेरी जर्नी कनाडा में स्टार्ट की। तो मैं सबसे पहले मॉन्ट्रियल एक जगह है क्यूबेक में, वहाँ उतरा। 3 दिन मॉन्ट्रियल रहने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस प्रोविंस में नहीं रह सकता, क्योंकि वो बेसिकली पूरा का पूरा प्रोविंस फ्रेंच बेस है। तो अगर आपको फ्रेंच अच्छी आती है तो ही आप उस प्रोविंस में सर्वाइव कर सकते हो। इसलिए फिर मुझे इतनी अच्छी फ्रेंच नहीं आती थी, हालांकि मेरी वाइफ को अच्छी फ्रेंच आती थी। फिर मैंने वो प्रोविंस को छोड़ने का डिसाइड किया। तो उसके बाद मैं पहुंचा 3 दिन बाद अल्बर्टा स्टेट है जो कनाडा का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस कहूँगा मैं, सबसे अमीर, क्योंकि उनके पास ऑयल और गैस के बहुत भंडार हैं। तो उस स्टेट की मैं कैपिटल में पहुंचा एडमिंटन में। तो मैं 7 सालों से एडमिंटन ही सेटल्ड हूँ। मैं सर अब गए भी फर्स्ट टाइम फैमिली के साथ? हाँ, मैं पूरी फैमिली के साथ ही गया था। हालांकि मुझे ये टेंशन नहीं थी जो आजकल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को टेंशन होती है कि मैंने पीआर लेनी है, वर्क परमिट लेना है, फिर पीआर लेनी है, फिर ये लेना है। मुझे पीआर की टेंशन नहीं थी, पर उसके अलावा मेरे लिए बहुत सारी टेंशन थी कि मैं पूरे परिवार के साथ था, मेरे बेटा मेरे साथ था, कि यही थी दिक्कत कि भाई कहाँ जाके रहा जाएगा, कैसे काम स्टार्ट होगा। क्योंकि काम आपको, जो भी आपके व्यूअर ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको काम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। आप किसी भी पोस्ट पे यहाँ पे हो, किसी भी फील्ड में आप हो, आपको काम हालांकि जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है, जिस फील्ड में हो, आप उस फील्ड और इस एक्सपीरियंस में ज़रूर एक दिन पहुँच जाओगे 1 से 2 साल के अंदर, अगर आप लगे रहोगे तो। पर आपकी स्टार्टिंग जीरो से ही होने वाली है। क्या लगता है कि सर जब एक पर्सन के पास स्किल होती है तो क्या उनके लिए वहाँ पे बेनिफिट है, या अनदर पर्सन कोई भी वहाँ पे जाता है उनके लिए बेनिफिट? हाँ जी, मैं ये बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों के पास कोई भी स्किल है वो स्किल ज़रूर काम आती है कनाडा में, ज़रूर। क्योंकि आप उस स्किल के बेस पे आप अपनी कोई भी स्किल से आप कुछ भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे किसी को अगर कटिंग सैलून का काम आता है, जैसे कटिंग करनी आती है, किसी लड़कियों को अगर ब्यूटी पार्लर का काम आता है, नेल एक्सटेंशन का काम आता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल काम है। और अगर जैसे कई स्टूडेंट्स, किसी को अगर बेकरी का काम आता है, केक बनाना आता है, तो वो बहुत ही अच्छा काम है। क्योंकि हम इंडियन टेस्ट को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हमें इंडियन टेस्ट वाला केक नहीं मिल पाता वहाँ पे। तो वो भी अच्छा एक प्रोफेशन अगर आपके अंदर स्किल है। और अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर का काम सीखता है, तो बेसिकली वो एक नॉर्मल काम कर सकता है घरों में किसी जानकार के, पर वो बिना लाइसेंस के वो ऑफिशियली एक इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर काम नहीं, क्योंकि हर काम के लिए कनाडा में आपके पास लाइसेंस ज़रूरी है। मोस्टली कामों के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा जी। सर हम जिस तरह से बात करें कि एक फ़ॉरेन जाने का जब भी सपना देखते हैं तो एक बहुत बड़ी अमाउंट हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं 2013 का, जैसे कि आपने मुझे बताया, अगर वहाँ की बात करूँ तो उस टाइम उस अमाउंट को इकट्ठा करना आपके लिए कितना ईजी रहा? वो अमाउंट एक्चुअली मैं इंडिया से स्टडी वीज़ा पे नहीं गया था, मैं इंडिया से पीआर ही गया था। जो गवर्नमेंट की फ़ीसें थी ऑलमोस्ट उस टाइम $2000 कैनेडियन, $2000 मेरी गवर्नमेंट की फ़ीस थी। और जो मेरा एजेंट जो मैंने किया था, तो मेरा 2-2.5 लाख रुपया और ऊपर खर्चा आया था, जो मुझे डायरेक्ट पीआर के लिए।
तो वो क्योंकि उस टाइम भी अगर आपको देखा जाए तो मेरे 4-5 लाख रुपए टोटल इंडियन करेंसी में 2013-14 में लगना स्टार्ट हो गया था। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, चाहे एक मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट की जॉब यहाँ पे CDLU में भी करता था, वीटा प्लांट में भी मैंने जॉब की है, तो काफ़ी मुश्किल था। पर फैमिली का और परिवार वालों का और दोस्तों का स्पेशली सपोर्ट था, तो हिम्मत नहीं आ रही मैं लगा रहा। एक टाइम ऐसा भी आया था कि 50,000 की रुपीज़ की ज़रूरत थी और मेरे को कनाडा के लिए, तो फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, फिर मैंने वो 50,000 अरेंज किए अपनी फैमिली से या दोस्तों से इकट्ठे करके, फिर मैंने वो अप्लाई किया। और एट द एंड, क्योंकि मैंने एक चीज़ चाहिए, अगर आप किसी चीज़ को लगे रहो किसी चीज़ के पीछे, वो आपको ज़रूर चीज़ उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो मुझे 2017 में फिर मुझे वीज़ा आया, मेरे पूरे परिवार का PR वीज़ा आया, तो हम यहाँ से कनाडा मूव हो गए हैं। अब अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कनाडा का हर रंग देखा है भाई, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग हैं। क्योंकि कुछ तो मेरी मोस्टली 5 साल का एक्सपीरियंस मेरा होटल में रहा है, क्योंकि मैं होटल चलाता रहा हूँ, तो उसमें हर तरह के लोग मेरे पास रूम लेने आते थे, इंडियन भी, पंजाबी भी, पाकिस्तानी भी, वर्ल्ड का हर बंदे को मैंने ट्रीट किया है। तो उनसे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिलता था, कोई किस वीज़ा पे कनाडा में एंटर कर रहा है, कोई किस वीज़ा पे, हर रोज़ एक नया, बिल्कुल डेली हर चीज़ नई सीखने को मिलती थी। अब लास्ट मैंने कनाडा में लास्ट 2 ईयर से मैंने बस भी चलाई और मैं मेट्रो भी चलाई कनाडा में, तो मैं गवर्नमेंट जॉब भी मैंने की है। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी मैं स्पेशली जो पेरेंट्स को आजकल, जो मैं ऑलमोस्ट मुझे 1.5 मंथ हो गया इंडिया में आए, तो मुझे रोज़ पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं भी मेरा बेटा मेरी बेटी कनाडा जा रहे हैं 10 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो मोस्टली वो बच्चों को, जो बच्चे स्पेशली +2 पास हैं, वो बच्चों को अपने बच्चों को टोरंटो या वैंकूवर भेज रहे हैं। तो वहाँ आजकल जैसा कि आप लोगों को सुनने को मिल ही रहा होगा कि काम की शॉर्टेज है, तो टोरंटो और जो वैंकूवर है वो ओवर क्राउड हो गया है। तो इस वजह से वीज़ा बंद भी कर दिए गए थे, वीज़ा स्लो कर दिए गए थे, बंद कभी नहीं किए गए कनाडा गवर्नमेंट द्वारा, ना ही इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट ने जो पीछे से अब प्रॉब्लम आई थी जो 2 मंथ अगो, तो उसमें ये प्रॉब्लम थी कि भाई जिन लोगों के पास कैनेडियन पासपोर्ट पे इंडिया का वीज़ा नहीं है, वो लोग अब वीज़ा बैन कर दिए थे, वो लोग अब इंडिया नहीं आ सकते। वो भी उन्होंने 2 से 3 वीक के लिए बंद किए थे, वो फिर ओपन कर दिए। तो ये तो दोनों गवर्नमेंट के बीच की आपस की बात है, वो कब किस वीज़ा को वो रोक दे। पर उन्होंने वीज़ा, कनाडा गवर्नमेंट ने कभी वीज़ा बंद नहीं किया, उन्होंने स्लो कर दिए थे कोविड आने के बाद, और अब ज़्यादा ओवर क्राउड हो गया। एक्चुअली ओवर क्राउड का रीज़न भी यही है कि वहाँ पे यूक्रेनियन, जो कैनेडियन गवर्नमेंट यूक्रेनियन को ऑन अराइवल वर्क परमिट इशू कर रही है, उस वजह से यूक्रेनियन काफ़ी एंटर हो गए। कुछ उससे पहले अफ़गानिस्तान में जो कि लोग बहुत काफ़ी कनाडा में एंटर हो गए, क्योंकि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, कैनेडियन गवर्नमेंट है, वो इजीली लोगों को, जो जिन लोगों पे कुछ अटैक या अत्याचार होता है, तो उनको इजीली वो वर्क परमिट या PR का रास्ता उनके लिए आसान कर देती है। तो इस वजह से कनाडा के अंदर घरों की भी थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी और जॉब की भी शॉर्टेज हो गई थी। पर अब वो गवर्नमेंट पूरी तरह पूरी बैकअप मोड में आई है, पूरा प्लान लेके। तो अब धीरे धीरे अपने काम और उनको सही करने पर लग गई है। जी सर, इसी तरह हम अगर बात करें, जैसे कि हमारे इंडियन हर एक दूसरे दिन हमें देखने को मिलते हैं कि आज वो अपना वीज़ा लगवा के फ़ौरन जा रहे हैं, आज वो अपना वीज़ा लगवा के फ़ौरन जा रहे हैं। लेकिन बहुत बार ये देखने को हमें मिलता है कि लोग लोन उठाकर, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट का लोन उठा करके फ़ौरन जा रहे हैं। क्या ये सही है सर? बहुत सारे लोग जैसे कि लोन उठा के देखा है मैंने कि बच्चे लोन उठा के जा रहे हैं। तो बेसिकली मैंने फिर दोबारा ये कहना चाहूँगा, जो बच्चे जा रहे हैं, तो ये जो स्पेशली जो +2 वाले बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए एक मुश्किल का टाइम है। जो ग्रेजुएशन करके जाते हैं उनके लिए शायद मुश्किल का, क्योंकि सर रैंडमली जब जैसे जाते हैं, बच्चों के जाने के बाद पीछे से पेरेंट्स के कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, काम मिला आपको, काम मिला आपको, काम मिला। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे हाइपर टेंशन में चले जाते हैं। मैं यही पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा, आप 1 साल की फ़ीस बच्चे की पे करके भेजें। जैसा कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने 1 जनवरी से बोल दिया है कि 1 जनवरी के बाद जो भी फाइल लगेगी उसके लिए GIC $20,000 होना ही चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी पैसे पेरेंट्स लगा के भेज रहे हैं, तो $20,000 में इजीली एक बच्चे का ईयर का खर्चा निकल जाता है। तो 1 साल की फ़ीस आप लगा के दे रहे हो, पूरे बच्चे की फ़ीस भर रहे हो, और 1 साल का आप उसको नेक्स्ट ईयर का खर्चा भी, मतलब कि 1 साल का खर्चा भी दे रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस वो अपने आप निकाल लेगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा, बच्चों को ज़्यादा दबाव ना दें पेरेंट्स।
तो क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर उनकी मुश्किल का टाइम, उस टाइम उनसे ज़्यादा पैसों की डिमांड ना की जाए कि हमें पैसे जल्दी से जल्दी भेजें, क्योंकि बच्चे उस चीज़ में डिप्रेशन में, कई बच्चे उसको ज़्यादा सीरियस लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि सर कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी पीछे कैसे ना कैसे करके कहीं से कर्ज उठा करके अपने बच्चों के ये सपने पूरे करते हैं, और आगे जा करके सडनली अगर किसी बच्चे को काम नहीं मिलता, कहीं पे जॉब नहीं मिल पा रही, उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहा, तो शायद दोनों तरफ से वो अपनी अपनी जगह पे सही है। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप मैडम। पर स्टार्टिंग के जो, क्योंकि जाते ही आपको जॉब नहीं मिलने वाली, स्पेशली जो बच्चे +2 करके जाते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा कनाडा में पैदा हुआ है, उसने कनाडा से +2 की है, तो उस बच्चे में और इंडिया के +2 वाले बच्चे में दिन रात का फर्क होता है सर। क्योंकि इंडिया का बच्चा +2 तक अपने मम्मी पापा के साथ बंधा होता है, वो कोई भी डिसीजन अकेला नहीं ले सकता। और कैनेडियन जो बच्चे होते हैं वो इवन तक कि मैंने देखे हैं छोटे छोटे बच्चे 6th-7th ग्रेड के बच्चे सड़क के ऊपर लेमिनेट, गर्मियों में लेमिनेट बेच रहे होते हैं कि $1 में 50 सेंट में हमसे एक गिलास आप नींबू पानी पी लो। तो बच्चे, लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसे कि यहाँ ये कल्चर नहीं है, यहाँ अगर आपका बच्चा सड़क पे कुछ बेचने लग जाए एक मिडिल क्लास का, तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, ये पेरेंट्स किस तरह का काम करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो फॉरेन का सही भी है कि बच्चों को अपने आप अपनी स्किल को डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। इसलिए जो +2 वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बंदिश में रहे होते हैं, वहाँ जाके एकदम से उनको आज़ादी फील होती है, फिर वो अपने जो पैसे हैं वो खर्चने भी स्टार्ट कर देते हैं जो यहाँ वाले बच्चे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को भी प्लीज़, अगर हो सके तो आपके बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद तो जाए, तो हर चीज़ में इजी है, क्योंकि वो PR भी उनकी बहुत इजी से हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन इंडिया से कर ली है, थोड़े मैच्योर भी हो जाते हैं। पर +2 वाला अगर फिर भी अगर आपने अपने बच्चों को भेजना ही है +2 के बाद, तो वेल एंड गुड, आप भेज सकते हैं। पर आप ये प्रिपेयर रहें कि आप अपने बच्चों से पैसों की डिमांड बहुत जल्दी नहीं कर सकते कि हमें पैसा भेजना स्टार्ट करें, क्योंकि उन्होंने 3 से 4 महीने में सेटल भी होना है, फिर उन्होंने काम भी, जॉब भी ढूंढनी है। तो ये है कि वो फर्स्ट 2 ईयर आपसे कुछ और पैसा, मतलब कि फर्स्ट ईयर की फीस आपने भरी दी है, तो सेकंड ईयर की फीस वो 99% बच्चा सेकंड ईयर की फीस पेरेंट्स से नहीं मांगता, वो वहीं से कर लेता है। पर 2 साल की जैसे ही स्टडी खत्म होती है तो बच्चा पूरा का पूरा वर्क परमिट में आ जाता है। तो उसके बाद वो जितनी भी, क्योंकि उसने स्टडी की पेमेंट भरनी नहीं है, उसके बाद सारा का सारा पैसा जो उसने सेव करके वो इंडिया भेज सकता है अपने। बिल्कुल सर। यश जी, जैसे कि हम बातचीत की अभी कि कनाडा की, कि इस तरह की लाइफ वहाँ की रहेगी। अब आप आफ्टर 7 ईयर के बाद वापस इंडिया आए हो, तो आपको कितना फ़र्क लग रहा है? यहाँ लाइफ को ज़्यादा ही मुश्किल है भाई, मैं बता दूँ। वहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें, आप इसी लाइफ से गए हो। मैं इसी लाइफ से गया हूँ, पर मैं यहाँ मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड लाइफ है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सड़कों पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। घर से निकलो गाड़ी लेके, तो सबसे पहले तो टेंशन एक बात की रहती है, जो छोटे छोटा स्ट्रगल, कि ये टेंशन रहती है कि मैं अपनी गाड़ी सिरसा में किस जगह खड़ी करूँगा, पार्किंग की। और अगर मैं एक पार्किंग को मिस कर देता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा अपने आप पे रिग्रेट होता है, धोखा लगता है कि यार मैं एक पार्किंग को मिस कर दी है मैंने। और अगर मुझे एक गाड़ी की पार्किंग की जगह मिल जाती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने एक जंग जीत ली आज की, कि मुझे एक गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल गई है। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ अगर आप घर से निकलोगे तो डेफिनेटली, अगर आपने किसी भी शॉप पे जाना है तो डेफिनेटली आपको पार्किंग मिले ही मिलेगी। बस एक इतनी सी हमें ये रहता है कि हमें पार्किंग नज़दीक मिल जाए स्टोर के, ताकि -40 टेम्परेचर होता है कई बार सर्दियों में, तो उस टाइम हम -40 टेम्परेचर में हम जब गाड़ी से स्टोर तक जाएंगे, 1 से 2 मिनट वॉक करनी पड़ेगी, तो वो वॉक हमें ठंड में ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ की टेंशन नहीं है कि हमें गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों की जंग है। जैसे रोड को क्रॉस करना हो तो सो डिफ़िकल्ट हेयर टू, रोड को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। वहाँ इजीली हम रोड को क्रॉस कर सकते हैं। मैं आंख बंद करके भी कनाडा में रोड क्रॉस कर सकता हूँ, यहाँ मैं आंख खुली छोड़ करके भी रोड नहीं पार कर सकता। जी यश जी, कहाँ फ़र्क कहाँ नज़र आ रहा है, कहाँ पे कमी है? मतलब कि फ़र्क तो बहुत है, हमें भी पता है, सबको पता है, बट ये फ़र्क का रीज़न क्या है सर, वो जानना है। फ़र्क का रीज़न, लोग कहते हैं कि यार इंडिया की पॉपुलेशन रीज़न है, पर मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि इंडिया की पॉपुलेशन रीज़न है। अगर पॉपुलेशन कभी भी रीज़न हुआ होता तो शायद चाइना हमसे बहुत पीछे होता, पर चाइना बहुत आगे है, क्योंकि चाइना ने अपनी कमज़ोरी, अपनी पॉपुलेशन को ही अपनी ताकत बना ली है। हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन से पूरा वर्ल्ड पैसा कमा रहा है, क्योंकि अमेजोन इंडिया से पैसा कमा रहा है, फेसबुक इंडिया से पैसा कमा रहा है, ट्विटर इंडिया से पैसा कमा रहा है, व्हाट्सएप इंडिया से पैसा कमा रहा है, इवन
एप्पल कंपनी इंडिया से पैसा कमा रही है। जो कंपनी ये कहती थी कि हम इंडिया में कभी स्टोर नहीं खोलेंगे, उन्होंने भी 2-2 स्टोर इंडिया में खोल दिए हैं, मुंबई और दिल्ली में। तो क्योंकि पॉपुलेशन से इतना पैसा कमा रहे हैं, तो हमें भी उस पॉपुलेशन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। सरकारें भी अपना पूरा कोशिश कर रही हैं, हाईवे खोल रही हैं, पर हमें भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, क्योंकि सरकार पे हम ब्लेम देते रहे भी सरकार नहीं कुछ कर रही, हमें भी अपनी जिम्मेवारी अच्छे से समझनी चाहिए कि हम कहाँ अपनी गाड़ी चला रहे हैं। हम हाईवे पे जा रहे हैं, रॉन्ग साइड में गाड़ियाँ आ रही है, तो ये क्या है? आप रॉन्ग साइड में कैसे गाड़ी चल सकते हो? मुझे नहीं लगता, मैं आपको आपके व्यूअर को बताना चाहूँगा, मैं 7 साल से ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो मैंने कनाडा में नहीं चलाई। मुझे नहीं लगता मैंने 7 साल में 7 इंच भी गाड़ी रॉन्ग साइड में चलाई होगी, 7 इंच भी। हाँ, थोड़ी लिटिल बिट बैक हम ले सकते हैं गाड़ी, पर 7 इंच भी मैंने गाड़ी रॉन्ग साइड में चलाई होगी। तो ये बहुत बड़ा, यहाँ कनाडा में यू टर्न बैन है, पूरे कनाडा में आप कहीं भी यू टर्न नहीं ले सकते। सबसे बड़ी चीज़ तो कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। एक्चुअली उनका सारा सिस्टम एक दूसरे चीज़ों से कनेक्टेड है, क्योंकि सख्ताई तो यहाँ भी है, पर यहाँ उसका जो आपका लॉ है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जैसे कि अगर आप हम यू टर्न लेने से कनाडा में डरते हैं, क्योंकि अगर हम यू टर्न लेंगे और अगर हमें किसी कॉप्स ने, पुलिस वाले ने अगर हमें रोक लिया, तो हमारे 3 पॉइंट्स के लाइसेंस से डिटेक्ट हो जाएंगे। कनाडा में लोग पैसों से नहीं डरते कि हमारे को कितना $, का फ़ाइन लगेगा। इजीली लोग $300, $400, $5, $100 लगा दो मुझे फ़ाइन, कोई परवाह नहीं करता। बस पॉइंट्स जाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपके लाइसेंस से 15 पॉइंट चले जाते हैं, तो आपका लाइसेंस 2 साल के लिए सस्पेंड हो जाता है। आप 2 साल के लिए कनाडा में अपाहिज हो जाते हो। तो कनाडा में कहावत है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपकी जॉब भी नहीं है। बिना लाइसेंस के आप जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि सारी जॉब्स लाइसेंस से रिलेटेड ही जॉब्स हैं। अगर आपको बसों में ट्रैवल करके किसी जॉब के लिए जाना पड़ेगा, तो आपको 1.5 से 2 घंटे डेली ट्रैवल करना पड़ेगा एक टाइम। ईजिली 3 से 4 घंटे आपको डेली बस में अप एंड डाउन मॉर्निंग एंड इवनिंग को करना पड़ेगा। आपकी लाइफ के 4 घंटे बस में गुजरेंगे डेली के। तो इसलिए लोग बहुत डरते हैं कि मेरे लाइसेंस क्लीन रहे। और अगर लाइसेंस के ऊपर से आपके पॉइंट चले जाते हैं, तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आपकी जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो भी महंगा हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि ये बंदा बहुत सीरियस नहीं है गाड़ी चलाते टाइम, तो आपका प्रीमियम इंक्रीज कर देती है। तो हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है, तो वो कनेक्शन ही लोगों को बीच में डर कर लो, खौफ कर लो, उस कनेक्शन की वजह से ही लोग कोई गलती नहीं करते। बिल्कुल सर, आज के जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी आज के युवा है, उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैं जो आजकल के युवा जो स्पेशली जो कनाडा आना चाहते हैं, या उनके जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कनाडा भेजना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा, अगर वीज़ा आने से और फ्लाइट में बैठने तक के जो बीच का गैप है, प्लीज़ उस गैप को इजीली अपनी फैमिली के साथ बिताएं, क्योंकि आपको बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। और उस टाइम में अगर आप हो सके तो कोई स्पेशली छोटी मोटी स्किल्स जो 1 से 2 महीने में सीखी जा सके, जैसे कि आपको सैलून का काम है, नेल एक्सटेंशन का काम है, या फिर कि बेकरी का काम है, या कोई जो छोटे मोटे फास्ट फूड अगर आपको बनाने आते हैं, आप घर से काम स्टार्ट कर सकते हो, तो वो आप बहुत अच्छा आप उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं 2-3 मेरे फ्रेंड्स को जानता हूँ। एक तो मेरे फ्रेंड्स की मम्मी है, वो गुजराती हैं, वो गोलगप्पे बनाती हैं, पानी पूरी। तो वो उनकी एज 55 ईयर एज है। वो इजीली 7 to 8,000 कैनेडियन डॉलर वो इजीली पर मंथ बना लेती है घर से गोलगप्पे बेच के, क्योंकि उसके गोलगप्पे में टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आपके अंदर स्किल है, तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं, पैसे आपके पास अपने आप आ जाएंगे जी। तो यश जी, बहुत सारी आपने मुझे जानकारी दी, फ़ॉरेन की, इंडिया की, क्या बदलाव है, कितना फ़र्क है, सब चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की। तो मैं चाहती हूँ कि आज हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी इंडियन फ़ॉरेन जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, लाइक आप ही के शहर में जब वो लोग पहुँचते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज है, क्या उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए? हाँ, मैं अगर आपके जो व्यूअर हैं उनको स्पेशली जो सिरसा से या कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा। मैं कनाडा के अल्बर्टा प्रोविंस के कैपिटल एडमिंटन में रहता हूँ। अगर कोई भी बच्चा जो एडमिंटन आना चाहता है, जिसका स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा एडमिंटन का लगता है, तो मैं उनको एयरपोर्ट से पिकअप दे सकता हूँ। मेरे पास होटल है अपना, तो होटल में अगर उसको स्टे करना है, अगर वो नाइट स्टे करना चाहता है, तो 2 नाइट स्टे करना चाहता है, तो मेरे पास मैं वो भी फैसिलिटीज़ दे दूँगा बच्चों को, स्पेशली अगर जो बच्चे सिरसा से हैं जी। और अगर उनको जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना है, उन्होंने GIC अकाउंट, जैसे GIC अकाउंट खुलवा के जाते हैं, ऐसे उन्होंने नया बैंक अकाउंट वहाँ पे खुलवाना है, सिन नंबर लेना है, हेल्थ कार्ड बनवाना है, अपनी अल्बर्टा ID बनवानी है, तो मैं उनमें कॉलेज का सारा कुछ सिस्टम उनको सेट करना है, तो मैं सब कुछ उनको एक पैकेज दे सकता हूँ, अच्छा हेल्प कर सकता हूँ, मतलब कि। और जो स्पेशल बच्चे सिरसा से हैं उनके लिए स्पेशल है
कि अगर आप आना चाहो तो सर और जो बच्चे सबसे पहले बच्चों को दिक्कत होती है कि यार मैं रहूँगा कहाँ, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो बच्चे मेरे पास आके रुकते भी हैं एक्सक्यूज़ मी, उनको मैं यही बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे स्पेशल, अगर आपको घर ना मिले तो डरने की जरूरत नहीं, बल्कि वो बहुत अच्छी बात है कि आप एक बार किसी भी शहर के मंथली होटल ले लो आप, क्योंकि मंथली होटल आपके रूम से थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, पर उस एक्सपेंसिव से आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपके पास पूरा 1 महीना है अपने कॉलेज को समझने का, और कॉलेज में जाने के बाद आपको पता लग जाता है कि यार मैंने, क्योंकि आप यहीं से अगर आप घर बुक कर लोगे, फिर आप सोचते हो यार मेरा कॉलेज बहुत दूर है, यहाँ है, काश मैं ना बुक करता, मैंने लीज बुक कर ली। तो आप मंथली होटल किसी भी शहर में जाते हो, कनाडा के एडमिंटन में या कहीं भी, मंथली होटल ट्राई किया करो। मंथली रूम लेने के बाद आपका जो कॉलेज है, उस कॉलेज के सराउंडिंग एरिया में फिर अपना रेजिडेंस सर्च करें और उसी के एरिया में अपनी जॉब सर्च करें। बच्चे बहुत तंग हो जाते हैं, कॉलेज एक सेंटर, नॉर्मली कॉलेज डाउनटाउन में ही होते हैं, कॉलेज एक सेंटर लोकेशन पे है, आपको जॉब मिली है नॉर्थ में, घर आपका साउथ में है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो आपका ट्रैवलिंग में डिस्टेंस सारा पूरा दिन ट्रैवलिंग में क्योंकि बच्चों ने क्लासेस भी लगानी है, जॉब भी करनी है, ऊपर से जो टाइम बचना है वो अपने लिए बचाना है, वो टाइम फिर आप सफ़र में ख़त्म कर देते हो। तो आपको ये मेरी एक पर्सनल सजेशन है कि आप एक बार होटल ले लो, उसके बाद आप 1 महीने बाद इतने में बंदे को थोड़ा सा समझ आने लग जाता है सिस्टम उस शहर का, उस सिटी का, उस कंट्री का, तो उसके बाद समझ आने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को मैनेज कर ले भी कहाँ रहना है, कहाँ जॉब करनी है। तो फ्रेंड्स, आज आपने भी बहुत सारी जानकारी ली होगी यश जी से, और मुझे तो रियली मिलके बहुत अच्छा लगा यश जी। मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। हम आपको सर प्लीज़ आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए, जो भी व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं। हाँ, किसी भी तरह मेरा कैनेडियन व्हाट्सअप नंबर है जो अभी भी चल रहा है, और वो कनाडा जाने के बाद वही कॉलिंग में तब्दील हो जाएगा 10, तो उसको +1 लगा के आप सेव करें, 780-915-2300। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 780-915-2300। थैंक यू। +1 लगा के इस नंबर को सेव करें, वैसे स्क्रीन पे हम मेंशन भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह की अगर इंक्वायरी भी चाहते हो, यश जी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच यश जी। थैंक यू सो मच रिया मैम।